हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद खुशबू में। फ्रेंड्स, हमारी एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की सीरीज चल रही है कक्षा 9 की, जिसमें हम कक्षा 9 की चौथी पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति पोल साइंस की पुस्तक है, उसको हम पढ़ रहे थे। और उसका हम पहला पार्ट समकालीन विश्व में लोकतंत्र हम कर रहे थे। और इस पार्ट से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, और ये इस पार्ट की आखिरी वीडियो होगी जिसमें हम इस पूरे पार्ट को कवर करेंगे। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पिछली 2 वीडियो में जो मैंने आपको कराया है वो विश्व के 2 प्रमुख देश चिले और पोलैंड में किस तरीके से लोकतंत्र की स्थापना होती है वो पढ़ाया। दूसरी वीडियो में लोकतंत्र के विभिन्न चरण, किस तरीके से धीरे धीरे लोकतंत्र का विकास होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है और वो किस प्रकार लोगों को प्राप्त हुआ विश्व के विभिन्न देशों में, वो मैंने पढ़ाया। लोकतंत्र किस प्रकार विकास के दौर से गुजरा, कई बार लोकतंत्र की स्थापना हुई, उसको फिर से उखाड़ा गया, फिर स्थापना हुई, इस तरीके की कहानियाँ, इस तरीके की परिस्थितियाँ बनती रही। अब हम जो आज की वीडियो में करेंगे, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो इसका बचा हुआ पार्ट है मैं इस वीडियो में कंप्लीट करूंगी। हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विषय में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं और उनके क्या कार्य हैं। दुनिया भर में लोकतांत्रिक देशों की तादाद बढ़ने से देशों के मध्य आपसी संबंध भी खुद ब खुद लोकतांत्रिक हो जाएंगे। ये क्वेश्चन उठता है। ऐसे सवाल पर विचार करना, तो ये देखना पड़ेगा कि क्या ये लोकतांत्रिक देशों के मध्य, ये जो इतने देश हैं इनके मध्य जो प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी, क्या वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी। देखते हैं किस तरीके से होंगी। भारत की एक सरकार है, अमेरिका की एक सरकार है, अन्य देशों की भी सरकारें हैं, परंतु दुनिया की कोई सरकार नहीं है। अगर हम इस बात पर गौर किया जाए कि सभी देशों की अपनी सरकारें हैं, लेकिन अन्य देशों की पूरे विश्व की या सभी देशों की कोई सरकार नहीं है, दुनिया की कोई सरकार नहीं है। ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसके द्वारा निर्मित किए गए कानून संसार भर के लोगों पर लागू होते हों। यदि ऐसी कोई सरकार नहीं है, यदि कोई शासक नहीं है, कोई शासित नहीं है, तो हम लोकतंत्र की 2 आधारभूत विशेषताओं को यहाँ कैसे लागू करेंगे। लोकतंत्र की 2 आधारभूत विशेषताएं थी, समानता, और पिछली बार मैंने आपको वीडियो में लोकतंत्र की 2 विशेषताएं स्पेशली बताई थी। लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने और विरोध करने की आज़ादी, और सिर्फ चुने हुए नेताओं को ही देश पर शासन करना चाहिए। ये लोकतंत्र की 2 विशेषताएं पिछली वीडियो में मैंने बताई थी आपको। तो ये दोनों विशेषताएं किस प्रकार से लागू होंगी। आपको याद होगा कि 2 विशेषताएं हैं, शासकों का चुनाव और लोगों की आधारभूत राजनीतिक स्वतंत्रता। पर संसार में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो आंशिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सरकार के कुछ काम करती हैं। जो ये सरकार की बात कही गई है कि कोई विश्व की एक सरकार होनी चाहिए, संसार में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो आंशिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सरकार के कुछ काम करती है। ये संगठन अलग अलग देशों और लोगों पर उस तरह का नियंत्रण नहीं रख पाते जैसे कि कोई सरकार रख सकती है, परंतु वे ऐसे नियम बनाते हैं जो सरकारों के कामकाज की सीमा निर्धारित करते हैं और उनके लिए दिशा निर्देश जारी करते हैं। ऐसा क्या क्या कार्य है, देखते हैं। किसी एक देश विशेष की सीमा में आने वाले समुद्र क्षेत्र के कार्य व्यापार को संचालित करने वाले विधि विधान कौन बनाता है। या सभी देशों पर असर डालने वाले पर्यावरण की हानि रोकने संबंधी नियम कानून कौन बनाता है। क्या आपको पता है कि ऐसी कोई सरकार है जो इनसे संबंधित कानून बनाती है। इन प्रश्नों के बारे में संयुक्त राष्ट्र ने कई नियम बनाए हैं। जी हाँ, हम इस वीडियो में उसी संस्था की बात कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मौजूदा समय में इसमें 193 देश हैं, और जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी उस टाइम इसमें 50 देशों ने इसके कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे, इसके घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद पोलैंड इसका 51वां देश बना था, 51वां सदस्य बना था। संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र संसार भर के देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल एजेंसी है ये एक तरीके की, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, आर्थिक निकाय और सामाजिक समानता के मामले में आपसी सहयोग कायम करने में सहायता करता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव इसके प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हैं। जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, वीडियो के कमेंट में आपको इनके महासचिव का नाम डालना है। फिलहाल इसके प्रमुख महासचिव कौन है? जब किसी देश द्वारा किसी दूसरे देश पर अनुचित तरीके से हमला किया जाता है तो तब क्या होता है? उस समय संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था, संयुक्त राष्ट्र की ही एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसकी जिम्मेदारी है विभिन्न देशों के मध्य शांति और सुरक्षा कायम रखना। यह एक अंतर्राष्ट्रीय शांति दस्ता बनकर गलती करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करती है। मैं आपको समझाती हूँ। जब भी कोई देश किसी देश पर विदाउट एनी रीजन अनुचित तरीके से आक्रमण करता है तो संयुक्त राष्ट्र की जो एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, वो इन देशों के खिलाफ कार्रवाई करती है, क्योंकि उसकी जो जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी यही है कि वो विभिन्न देशों के मध्य शांति और सुरक्षा कायम रखे। जब सरकारों को आर्थिक आवश्यकता होती है तब क्या होती है? आर्थिक मतलब पैसे की जरूरत होती है, तो उन्हें उधार कहाँ से मिलता है? तो यह काम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य क्या है? विश्व के देशों को उधार देने का कार्य करना। विश्व बैंक भी सरकारों को उधार देता है। उधार देने के पूर्व ये संस्थाएं संबद्ध सरकार से अपना लेखा जोखा दिखाने को कहती हैं और उनकी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करने का निर्देश देती हैं। वो उधार तो देते हैं, लेकिन उनसे पहले ये देखती हैं कि तुम्हारे देश में कितना लेन देन हो रहा है, क्या व्यापार की स्थितियां हैं, तो उसके बाद उनको फंड प्रोवाइड किया जाता है और उनकी कुछ नीतियों में चेंजेस किए जाते हैं कि तुम इस तरीके की बजाय इस तरीके से कार्य करो। क्या ये फैसले लोकतांत्रिक हैं? अगर इन क्वेश्चंस को पूछा जाए, हम पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कुछ ऐसे काम करती हैं जिन्हें कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सरकार करती। परंतु हमें यह जानने की आवश्यकता भी है कि ये संस्थाएं स्वयं कितनी लोकतांत्रिक हैं, और इस बात को जांचने का बेहतरीन पैमाना यह है कि स्वयं को प्रभावित करने वाले निर्णयों में इन संस्थाओं के सदस्य देशों को किस सीमा तक आज़ादी और समानता की भागीदारी मिलती है। इस परिप्रेक्ष्य में कुछ वैश्विक संस्थाओं के संगठन और कामकाज पर नज़र डालनी चाहिए। हम इसमें जो इन संस्थाएं हैं इनके कामकाज पर नज़र डालेंगे कि कौन सी संस्था किस तरीके का काम करती है और वो किस हद तक सही कार्य करती है। इस चीज़ को हम कैसे नाप सकते हैं, किस तरीके से हम इसको जज कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के समस्त 193 सदस्य देशों को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक एक वोट का अधिकार है। सभी जितने भी देश हैं इसके एक एक वोट डाल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक सदस्य देश के प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिवर्ष चलती है। हर वर्ष इनकी एक बैठक होती है। महासभा का स्वरूप काफ़ी हद तक संसद की तरह है, जिसमें सभी प्रकार की चर्चाएं होती हैं। जिस तरीके से भारत की संसद है, इस प्रकार से ही महासभा होती है इनकी एक, उसमें संसद की तरह ही चर्चा होती है। इस आधार पर संयुक्त राष्ट्र बहुत ही लोकतांत्रिक संगठन लगेगा, परंतु अलग अलग देशों के बीच मतभेद की स्थिति में महासभा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। एक्चुअली सदस्य 193 देश हैं, सभी के अपने हित हैं, सभी की अपनी इच्छाएं हैं, अपनी मांग हैं, कई बार उनमें क्लैश हो जाता है। तो इस वजह से महासभा की कार्यवाही जो है वो सही तरीके से नहीं चल पाती है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ऐसे अहम निर्णय लेती है। इसके कुल 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं, उनमें से दूसरा अंग इनका सुरक्षा परिषद है। पहला है महासभा। महासभा जो है उसके सदस्य सभी राष्ट्र होते हैं, और संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है, इसकी जो एजेंसी है सुरक्षा परिषद, इसके 15 सदस्य होते हैं। 15 में से 5 स्थायी होते हैं और 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। जो इसके स्थायी सदस्य हैं वो हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। बाकी 10 सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा
2 सालों के लिए किया जाता है। जो इसके स्थायी सदस्य होते हैं वो इसके स्थायी हैं, परमानेंट हैं, उनको कोई नहीं हटा सकता। बट लेकिन जो 10 सदस्य हैं बाकी अस्थायी सदस्य है, उनको 2-2 सालों के लिए आम सभा द्वारा चुनाव होता है उनका। पर वास्तविक ताकत 5 स्थायी सदस्यों के हाथ में ही होती है, जो एक्चुअली में पावर होती है। बाकी 10 सदस्य तो ऐसे ही होते हैं, उनकी इतनी पावर नहीं होती। स्थायी सदस्य ये विशेषकर अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के कामकाज पर होने वाले व्यय का अधिकतर भाग वहन करते हैं। एक्चुअली संयुक्त राष्ट्र जितना भी कार्य करती है लोक हित में, उसमें जो खर्चा होता है उसका वहन भी उन्हीं 5 सदस्यों के ऊपर होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका का होता है। अमेरिका ही सबसे ज़्यादा इसमें पैसा देता है। अमेरिका ही सबसे ज़्यादा इसमें जो है अपना योगदान करता है। इसमें पैसा सबसे ज़्यादा अमेरिका का लगा होता है। इन स्थायी सदस्यों के पास वीटो अधिकार होता है। यदि कोई भी स्थायी सदस्य देश इस अधिकार का इस्तेमाल करता है तो सुरक्षा परिषद उसकी मर्जी के विरुद्ध निर्णय नहीं कर सकती। इसी कारण से संयुक्त राष्ट्र को अधिक लोकतांत्रिक बनाने की मांग करने वाले लोगों और राष्ट्रों की तादाद बढ़ती जा रही है। वो ये कहना चाहते हैं कि जो वीटो का अधिकार है, वीटो का प्रयोग ये देश ना करें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के किसी भी देश को उधार और ऋण देने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो इसके सभी 189 सदस्य जो इसके देश को समान मताधिकार प्राप्त नहीं है। सभी देशों को समान मताधिकार प्राप्त नहीं है। हालांकि इसके देश सभी इसके इतने सदस्य देश हैं, तो इसमें से सबको समान अधिकार नहीं है। प्रत्येक देश इस कोष में जितने धन का योगदान करता है उसके अनुपात में उसी अनुपात में उसके वोट का मूल्य भी निर्धारित होता है। जितना पैसा आप लगाओगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी मर्जी चलेगी। उसके मुद्रा कोष के तकरीबन 40% वोटों पर मात्र 7 देशों, क्योंकि जिन देशों की ज़्यादा इसमें पैसा लगा होगा वही देश उतने प्रतिशत वोट लेके जाएंगे। तो 7 देश कौन से हैं? अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा। इनमें से ये 40% वोट तो इन्हीं 7 देशों के पास हैं। बाकी 182 सदस्य इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्णयों को अधिक प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। विश्व बैंक में भी मतदान की ऐसी ही व्यवस्था है। एक तो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा है विश्व बैंक। ये दोनों उधार देने की संस्थाएं, पैसा देती हैं दूसरे देशों को। तो इसमें जो पैसा भी तो लगाते हैं ना, तो सदस्य देश ही तो पैसा लगाते हैं, इकट्ठा करते हैं, और जिस देश को जरूरत होती है ऋण की वो ले लेता है। तो जिस देश ने ज़्यादा पैसा इसमें लगाया होगा उसका इसमें अधिकार उतना ही ज़्यादा होता है। विश्व बैंक का अध्यक्ष सदा कोई अमेरिकी नागरिक ही रहा है, जिसका मनोनयन अमेरिकी वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। मनोनयन और चयन ये 2 अलग अलग चीजें होती हैं। मनोनीत होता है जो आप नॉमिनेशन कर देते हो, हाँ दिस पर्सन इज पर्टिकुलरली नॉमिनेट फॉर दैट जॉब, वो हमेशा के लिए मतलब नॉमिनेट होता है, उसको हम चुनते नहीं है, इलेक्शन नहीं होता है, नॉमिनेशन होता है। तो जो भी विश्व बैंक का सदस्य अध्यक्ष होता है उसका अध्यक्ष हमेशा से अमेरिकी वित्त मंत्री द्वारा किया गया, और वो हमेशा ही एक जो है अमेरिकी सदस्य रहा है। निर्णय लेने के इन माध्यमों की तुलना उन लोकतांत्रिक माध्यमों से करें जिनकी चर्चा इस अध्याय में होती रही है। जरा सोचिए, आप उस देश के विषय में क्या कहेंगे जहां कुछ लोगों के लिए सरकार में मंत्री का पद स्थायी रूप से कायम रहे और जिन्हें पूरे संसद द्वारा लिए गए निर्णय को भी रोकने का हक हो। जैसे कि मतलब 5 सदस्य हैं, उनके पास वीटो शक्ति है। अगर उन्होंने किसी चीज़ पर मना कर दी तो फिर बाकी के सदस्य जो है उसको हाँ नहीं करवा सकते, या फिर उन्होंने किसी चीज़ को हाँ कर दी तो बाकी सदस्य उसको नकार नहीं सकते। तो फिर ऐसे देश में लोकतंत्र थोड़ी ना हो गया। वो तो 5 सदस्य हैं जो उसके संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य हैं, वो ही उसमें सर्वोच्च हो गए। या फिर आप उस संसद के विषय में क्या कहेंगे जहाँ के मात्र 5% सदस्य ही बहुमत की राय को बदल देने या रोक देने में समर्थ हों? क्या आप उन्हें लोकतांत्रिक कहेंगे? सरकारी राष्ट्रों के लोकतांत्रिक होने न होने हेतु हम जिस सरल कसौटी का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर वैश्विक संस्थाएं उस पर खरी नहीं उतरती। कहने का मतलब ये है कि वैश्विक संस्थाएं जितनी भी बनी हुई हैं ये लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतंत्र में सबको समान अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन ये जिस तरीके से हमने उदाहरण समझा संयुक्त राष्ट्र का,
उसमें महासभा में जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में जो 5 स्थायी सदस्य हैं उन्हीं की चलती है। विश्व बैंक में भी उन्हीं की चलती है जिनके पास जो पैसा उसमें ज़्यादा लगाते हैं। तो इस तरीके से लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में सबको समान अधिकार प्राप्त होते हैं। अगर वैश्विक संस्थाएं लोकतांत्रिक नहीं है तो क्या वे कम से कम पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक हो रही हैं? इस बात के कोई बहुत उत्साहजनक संकेत नजर नहीं आते। दरअसल कई राष्ट्र तो पहले की तुलना में अधिक लोकतांत्रिक हो रहे हैं। वैश्विक संगठनों के लोकतांत्रिक चरित्र में गिरावट आती जा रही है। 20 साल पूर्व दुनिया में 2 महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ। इन 2 महाशक्तियों और इनके समर्थक देशों के समूह की प्रतिद्वंद्विता और मतभेद से इन सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का शक्ति संतुलन ज्यादा अच्छा रहा करता था। सोवियत संघ के बिखरने के पश्चात अमेरिका दुनिया की अकेली महाशक्ति लगता है। यह अमेरिकी प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कामकाज पर असर डालता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं निकालना चाहिए कि वैश्विक लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं है। इस दिशा में कोई उन्नति नहीं हो रही है। इसमें जो बताया गया है कि हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ अपना कार्य कर रहा है लेकिन पूरी तरीके से लोकतांत्रिक नहीं है। इस पर अपना सबसे ज्यादा प्रभाव जो है अमेरिका का है। हाल में संसार के शक्तिशाली देशों खासकर से अमेरिका ने शेष दुनिया में लोकतंत्र को बढ़ाने का जिम्मा स्वयं संभाल लिया है। उनका कहना है कि केवल लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार पर्याप्त नहीं है। लोकतांत्रिक देशों को उन देशों में लोकतंत्र कायम करने हेतु प्रत्यक्ष दखल देनी चाहिए जहां लोकतंत्र नहीं है। कुछ मामलों में तो शक्तिशाली देशों ने गैर लोकतांत्रिक राष्ट्रों पर सशस्त्र हमला भी किया है। अब देखते हैं कि इराक में क्या हुआ। इराक पश्चिमी एशिया का एक देश है। इराक 1932 में ब्रिटिश गुलामी से आज़ाद हुआ। 3 दशक पश्चात यहाँ फौज ने कई सरकारों को तख्ता पलटा। 1968 में यहाँ अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी, अरबी शब्द बाथ का अर्थ पुनर्जागरण होता है, तो यहाँ पे हो गया इसका सही नाम अरब सोशलिस्ट पुनर्जागरण पार्टी का शासन था। बाथ पार्टी के नेता सद्दाम हुसैन ने 1968 में तख्ता पलट में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप यह पार्टी सत्ता में आई। इस सरकार द्वारा पारंपरिक इस्लामी कानूनों को हटाया गया और औरतों को अनेक ऐसे अधिकार दिए गए जो दूसरे पश्चिम एशियाई देशों में कहीं नहीं दिए गए थे। 1979 में राष्ट्रपति बनने के पश्चात सद्दाम हुसैन द्वारा अपनी तानाशाही चलाई गई और अपने शासन के खिलाफत करने वालों का शक्ति से दमन किया गया। अपने अनेक राजनीतिक विरोधियों की हत्या और जातीय अल्पसंख्यक समूह के लोगों का नरसंहार कराने के कारण भी वे बदनाम हुए। अमेरिका और ब्रिटेन आदि उसके सहयोगी देशों द्वारा आरोप लगाया गया कि इराक के पास गुप्त परमाणु हथियार और जनसंहार के हथियार मौजूद हैं और इनसे पूरी दुनिया को बहुत खतरा है। परंतु जब संयुक्त राष्ट्र ने जांचने हेतु अपनी विशेषज्ञ टीम इराक भेजी तो उस टीम ने ऐसे कोई हथियार प्राप्त नहीं किए। फिर भी 2003 में अमेरिका और उसके समर्थक देशों ने इराक पर हमला किया, उस पर आधिपत्य कर लिया और सद्दाम हुसैन को अपदस्थ कर दिया। अमेरिका ने अपनी पसंद की अंतरिम सरकार वहां बैठा दी। इराक के विरुद्ध युद्ध की सुरक्षा परिषद ने भी इजाजत नहीं दी थी। तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने भी इराक के विरुद्ध युद्ध को गैर कानूनी ठहराया था। वीटो जो था, मैंने आपको बताया था वीटो क्या होता है। किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र को एक प्राप्त अधिकार होता है कि वे किसी कानून को अपने बल पर रोक सकता है। रोकने की शक्ति होती है वीटो। वीटो किसी निर्णय को रोकने का ऐसी थक होता है, उसे लागू करने का नहीं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी हिस्ट्री से। हिस्ट्री का चैप्टर 2 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।